बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। सबसे पहले एक पॉइंट हम क्लियर करें कि हमारे स्केलेटन में 206 बोन्स हैं। इतनी सारी बोन रखने की क्या जरूरत है? एक सिंगल पीस का बोन होता तो शेप मेंटेन बेहतरीन करता, सपोर्ट भी बेहतरीन फराहम करता, लेकिन सिंगल पीस वाला ये स्केलेटन हरकत की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। तो हरकत को आसान बनाने के लिए जॉइंट्स लगेंगे। अब जॉइंट या इतने पीसेस करती है, जॉइंट किसे कहते हैं? अ पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट। कोई भी ऐसा नुक्ता जहां दो हड्डियां आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, उसको कहा जाता है जॉइंट। और ये जॉइंट्स तीन तरह के हैं बुनियादी तौर पर। पहले इनके जनरल नाम बताता हूं, फिर इनके मखसूस नाम। एक जॉइंट्स की टाइप वो है जिनको कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। दूसरे जॉइंट्स कहलाते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, और तीसरे हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, तो तीन तरह के जॉइंट्स हो, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल। अब इनके नाम है। इनमूवेबल जॉइंट्स को फाइब्रस जॉइंट्स कहा जाता है। फाइब्रस क्यों कहते हैं अभी पता चल जाएगा। जबकि स्लाइटली मूवेबल को कार्टिलेजिनस जॉइंट्स कहा जाता है, कार्टिलेजिनस। और जो फ्री मूवेबल हैं उनको कहते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल की फिर दो अकसाम है। वैसे तो अकसाम बहुत सारी है, 16-17 अकसाम, ये बड़ी जो हमें कोर्स में दी गई, हम उन तक रहेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स में एक है हिंज जॉइंट्स, दूसरे हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पहले देखते हैं फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट्स क्या है और कहाँ पाए जाते हैं। ये सबसे कॉमन है स्कल में। स्कल को कल हमने देखा था कि इस तरह से आड़े तिरछे ये जॉइंट्स हैं। इनको ऐसा क्यों बनाया गया? सबसे पहले देखें, अगर ये सीधे होते यूं तो ये आगे पीछे भी मूव कर सकते थे, ऊपर नीचे भी कर सकते थे। लेकिन इस तरह रखने से क्या हुआ, ये बीच में फंस गए। फंसने के बाद आगे पीछे तो मूव नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता ऊपर नीचे हो सकते हैं। इस ऊपर नीचे से बचाने के लिए इनके बीच में इनविजिबल करके फाइबर्स लगे हुए हैं। ये फाइबर इनको हिल नहीं देंगे। इन फाइबर की मिसाल यूं समझ लो, अगर फर्ज करें ये लकड़ी का एक पीस है, ये दूसरा पीस है, आप इनको ऐसे जोड़ना चाहते हैं कि कील नजर ना आए, तो आप क्या करते हैं? कील की शक्ल तो ऐसी होती है ना, ये केप होती है। आप इस केप को काट दें, इस कील को इधर भी लगा दें, इधर भी, फिर इन दोनों को प्रेस करें तो कील दोनों में घुस जाएगा और वो दो पीसेस ऐसे जुड़ जाएंगे कि बीच में कील नजर नहीं आएगा। ये फाइबर्स जो हैं कनेक्टिव टिश्यू के, ये भी अंदर है, इसलिए नजर नहीं आते। तो सबसे ज्यादा ये फाइबरस जॉइंट्स कहाँ नजर आए हमें? स्कल में। दूसरे ये टीबिया और फिबुला के दरमियान है। टीबिया और फिबुला, ये दो हड्डियां, टांग की हड्डियां थी निचले, और ये एक दूसरे के साथ यूं ट्विस्टेड लगी हुई है और ऐसे फाइबरस जॉइंट्स के जरिए जुड़ी हुई हैं, तो वहां हरकत की जरूरत नहीं। अब हरकत की जरूरत नहीं थी तो ये जॉइंट क्यों रखे? ये सेफ्टी के लिए, ये इंजीनियरिंग का प्रिंसिपल है। अगर फर्ज कर लें स्कल हमारा एक ही पीस का होता तो कहीं चोट लगती तो वो चोट पूरे स्कल को डैमेज कर सकती, लेकिन इस तरह से पीसेस बनने की वजह से क्या हुआ, जिस पर चोट लगी सिर्फ वही पीस डैमेज होगा, बाकी पीसेस महफूज रहेंगे। ये महफूज रखने की कोशिश है, उसकी शिद्दत के ऊपर डिपेंड करता है समय। इसकी मिसाल आपने देखी होगी, जब कोई बिल्डिंगें बनी हैं, एक ब्लॉक इस तरफ है, एक ब्लॉक इस तरफ है, एक उधर है, तो जहां ये ब्लॉक्स मिलते हैं बीच में गैप्स होगा, गैप रखे जाएंगे। ये भी इसी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए ऐसा किया। तो ये हो गई जी हमारे फाइब्रस जॉइंट्स। अब आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेज तकरीबन हर जॉइंट में होता है फाइब्रस के अलावा, लेकिन कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जहां कुछ ज्यादा ही
कार्टिलेज होता है। मसलन ये हमारे वर्टेब्री हैं, इन वर्टेब्री के बीच में काफी मोटी तह लगी होती है कार्टिलेज की। इसको हमने बाद में फिर पढ़ना है, वहां अलग से डिस्कस करेंगे। इस कार्टिलेज की थिकनेस की वजह से ये कार्टिलेज बेसिकली यहाँ पर कुशनिंग करता है। कुशनिंग क्या मतलब, अगर कार्टिलेज को निकालें, ये काफी सॉफ्ट होता है ना, कार्टिलेज को निकालें तो ये दो सख्त बोन एक दूसरे को जब टच करेंगे तो फ्रिक्शन होगा और बोन घिस जाएगी। लेकिन कार्टिलेज का नरम कवर लगाने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रोटेक्शन हो जाएगी हड्डी की, और साथ में यहाँ स्लाइटली मूवेबल कहा है। तो जो हमारे रीढ़ की हड्डियों में हरकत है वो बहुत लिमिटेड है। हम आगे झुक सकते हैं, पीछे झुक सकते हैं, लेकिन फोल्ड नहीं कर सकते, इसलिए इनको कहा स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। ऐसे जॉइंट्स और भी कई जगहों पर मौजूद हैं, तो जिसमें कार्टिलेज की थिकनेस बहुत ज़्यादा है और ये स्लाइटली मूवेबल। अच्छा, इसके बाद है फ्रीली मूवेबल। फ्रीली मूवेबल किनको कहा, जिनके बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है, उस लिक्विड की मौजूदगी की वजह से फ्रिक्शन लिमिटेड हो जाता है और हरकत भी ज्यादा हो जाती है, और इसीलिए इनको फ्रीली मूवेबल कहा। और उस लिक्विड का नाम है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड, इस फ्लूइड की वजह से इनका नाम हो गया साइनोवियल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट में ये जो जॉइंट मैंने दिखाया है, इसको कहते हैं हिंज जॉइंट। हिंज दरवाजे के कब्जे को कहते हैं। अब कब्जे की वजह से दरवाजा सिर्फ दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या अंदर आएगा या बाहर जाएगा। तो यही जॉइंट हमारे बाजू में है। तो हिंज जॉइंट वो है जो टू डायरेक्शनल मूवमेंट को अलाउ करता है। हम बाजू को फोल्ड कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, यहां से रोटेट नहीं कर सकते। और इनके बाहर टेंडेंस का कवर भी होना जरूरी है, यानी यहाँ इतनी ज्यादा मूवमेंट की गुंजाइश है कि अगर टेंडेंस और लिगामेंट से इनको प्रोटेक्ट नहीं किया गया तो ये जोड़ अपने पोजीशन में नहीं रहेंगे, फौरन स्लिप हो सकते हैं। तो लिगामेंट्स के जरिए इनको प्रोटेक्ट किया गया है और टेंडन तो मसल को इसके साथ। तो ये था जी हिंज जॉइंट, और हिंज जॉइंट में ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट या साइनोवियल जॉइंट की एक मिसाल थी। इसके बाद अगला है बॉल एंड सॉकेट। ये नाम से जाहिर है, एक हड्डी का एंड गोल है, दूसरे का कनकेव है, केविटी की शक्ल में, और इनके बीच में भी वही लिक्विड है। इसकी वजह से इसकी मूवमेंट बहुत ज्यादा है। इसको भी लिगामेंट्स के जरिए बांध करके रखा गया है, लेकिन मूव कर सकता है बड़े आराम से, और मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट है ये वाले जॉइंट हमारे शोल्डर में है। बाजू को आप आगे पीछे भी कर सकते हो, ऊपर नीचे भी कर सकते हो, और चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा डायरेक्शन में हरकत की गुंजाइश कहां पर है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि साइनोवियल जॉइंट्स की एक मिसाल है। ठीक हो गया बेटा? ये थी जॉइंट्स की अक़साम। जॉइंट सिर्फ हड्डियों के दरमियान हो गया, कार्टिलेज के दरमियान हो सकता है? कार्टिलेज तो हड्डी को सपोर्ट करने के लिए होगी। जहां जॉइंट होगा, खास तौर पर जहां मूवमेंट ज्यादा होगी, वहां कार्टिलेज होगा। खाली कार्टिलेज का तो ये नाक और कान बने, ठीक है। ये हर जॉइंट पे यहाँ भी कार्टिलेज का कवर चढ़ा होगा, इधर भी कार्टिलेज का कवर चढ़ा होगा, तो ये हर जॉइंट पे कार्टिलेज भी मौजूद होगा, सिवाय स्कल या इमूवेबल जॉइंट्स, वहां कार्टिलेज की जरूरत नहीं। अगला है जी डिसऑर्डर्स का। स्केलेटल सिस्टम में खराबियां भी पैदा हो सकती हैं। उन सारी खराबियों को डिसऑर्डर्स कहा जाता है। इनकी अक़साम तो बहुत हैं। हड्डियों का डॉक्टर अलग होता है, आपको मालूम है, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट कहलाते हैं। तो बहुत सारी है, लेकिन बहुत कॉमन उनका यहाँ जिक्र है। इनमें से एक है स्लिप्ड डिस्क या डिस्क स्लिप भी कहते हैं। ये वर्टेब्रल कॉलम की हड्डियां हैं। मसलन ये एक वर्टेब्री है और ये दूसरा वर्टेब्रा है। ये दोनों एक दूसरे के साथ यूं हैं। ये तो हड्डी के बने हुए हैं। एक कनकेव है तो दूसरा कन्वेक्स है। एक का कनकेव दूसरे के कन्वेक्स के साथ जुड़ा हुआ है।
इधर इस तरह की एक कवरिंग चढ़ी हुई है ये कार्टिलेज की, और इसके साथ भी ये कवरिंग है। इस कार्टिलेज के कवर को कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसस, और इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। ये लिक्विड बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, थोड़ा सा गाढ़ा है। इसको कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, न्यूक्लियस पल्पोसस। और दोनों में ये है, इसकी वजह से कुशनिंग, बेहतरीन कुशनिंग हो जाती है और एक लिमिटेड हरकत यहां हो सकती है। किसी गलत एंगल से कोई हैवी चीज उठाए, मसलन हम टेढ़े होके इधर से फ्रंट से उठाना चाहिए, टेढ़े होके साइड से कोई चीज नहीं उठानी चाहिए। साइड से कोई चीज उठाएंगे तो क्या होगा, किसी एक साइड पर हम जुड़ गए, ये हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, यहाँ पर दबाव आ गया। दबाव आने से क्या हो जाता है, ये पूरा जो बाहर का कवर था स्लिप होकर उस तरफ से बाहर आने लगता है। बाहर आ जाए तो अब क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान जो गैप था वो कम हो जाएगा, ये फंस जाएगी, और इसी को डिस्क स्लिप कहते हैं। कि जो एन्यूलस फाइब्रोसिस और न्यूक्लियस पल्पोसस का एक डिस्क था, वो एक एंड से स्लिप होकर दूसरी तरफ चला गया। अब हड्डी यूं टेढ़ी हो गई और हमारा जिस्म भी टेढ़ा, सीधा होने की कोशिश करेंगे तो यहाँ दबाव आएगा, बहुत दर्द होगा। और इस दौरान ये भी हो सकता है कि इसके अंदर से तो स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है ना, और ये सुराख है, इधर से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है, यहाँ से ही नर्व्स भी बाहर निकलती है। अगर कोई नर्व दब गई तो फिर बहुत ज्यादा पेनफुल है। वैसे भी ये खुद भी पेनफुल है। अब हमारे दोनों वर्टिब्री की हालत ये हो गई है, दोनों सीध में नहीं है। नॉर्मल पोजीशन तो ये थी, अब ये बीच में गैप को इस स्लिप, ये जो डिस्क थी उसमें भर दिया है, तो मुस्तकिल टेढ़ा भी हो गया बंदा और दर्द बहुत शदीद हो गया। अब इसको ठीक कैसे करें, हम खुद तो नहीं कर सकते, डॉक्टर करेंगे। डॉक्टर पहले इसको चेक करेंगे कि यहां से इसका ये हिस्सा छिल तो नहीं गया है। अगर छिल गया है तो ये वापस नहीं आ सकता। ऐसी सूरत में इधर से ऑपरेट करके इसको काट के फेंकेंगे तो ये हड्डी सीधी हो सकती है। लेकिन अगर ये छिल नहीं गया है, इंटेक्ट है, तो फिर एक प्रोसेस के जरिए इनको थोड़ा सा खींच के इसको वापस अपनी जगह पर आने का मौका दिया जाएगा, फिर ये ठीक हो जाएगा। तो डिस्क स्लिप से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी पोस्चर का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। साइड से कोई चीज, हैवी चीज नहीं उठाए, फ्रंट से उठाए, आराम से उठाए। डिस्क स्लिप के बाद अब अगला है स्पॉन्डाइलोसिस। स्पॉन्डाइलोसिस इसका मतलब है इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। कोई जॉइंट है जिसमें हरकत की गुंजाइश थी, किसी वजह से उधर बीच में रीजनरेशन हुई है, कोई चीज फिल हो गई है, नया कोई टिश्यू बना है, जिसकी वजह से हरकत नहीं हो सकती। ये ज्यादातर रीढ़ की हड्डियों में होता है, अगर गर्दन वगैरह में भी हो सकता है। इधर मसलन आप गौर कर रहे हैं, ये एक वर्टेब्री है, ये दूसरा वर्टेब्री है, इनके बीच में गैप तो वैसे भी बहुत कम था, और उस मामूली गैप में भी कोई चीज ग्रो हो चुकी है, तो यहाँ मूव करने की जगह ही नहीं है। लिहाजा अब ये जॉइंट मुस्तकिल तौर पर हरकत के काबिल नहीं रहा। इस कैफियत को कहते हैं स्पॉन्डाइलोसिस। ये कब होता है, कोई आदमी समझो बहुत लंबे अरसे तक बेड रेस्ट पर है, इनएक्टिव रहा है तो ग्रोथ हो सकती है, या कोई ऑर्गन कट गया है, प्लास्टर लगा हुआ है, लंबे अरसे तक ग्रोथ हो सकती है, कोमा में कोई चला गया है तब हो सकती है, या कोई शख्स बैठे बैठे हिलजुल ही नहीं कर रहा है, ऐसे तो बहुत कम होंगे, तब भी ये ग्रोथ हो सकती है। तो इसको रिमूव करना इतना आसान नहीं है, पूरा फिर खतरे का शिकार हो जाएगा ये जॉइंट ही। तो इसलिए हिलजुल करना सबसे ज़रूरी है, उससे हमारे मसल्स भी एक्टिव रहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम भी चलता रहता है, और जॉइंट्स को भी हिलजुल कर अपनी जगह को बरकरार रखने का मौका मिलता है, वरना आउटग्रोथ्स होंगी और वो हरकत के काबिल नहीं छोड़ेंगे।
स्पॉन्डाइलोसिस की बात है सियाटिका। इसका मफहूम ये समझ लें आप, ये फर्ज करें एक जिस्म है और ये ब्रेन है, यहां से स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्री के अंदर से है। स्पाइनल कॉर्ड से कई नर्व्स निकली हैं। एक नर्व इधर टांग में दाखिल होते ही दो हिस्सों में तकसीम होकर एक टांग के पिछले हिस्से से नीचे आती है, दूसरी टांग के अगले हिस्से से नीचे आती है। अगली वाली को फीमोरल नर्व कहा जाता है, पीछे से जो आती है उसको सियाटिक नर्व कहते हैं। सियाटिक नर्व, इस सियाटिक नर्व के स्टेबिंग या चुभने वाले दर्द को सियाटिका कहते हैं। ये सियाटिका क्यों होता है? अगेन वही मसला है। मसलन ये एक वर्टिब्री है और ये दूसरा वर्टिब्री है, वर्टिब्रा है। इधर से ये सियाटिक नर्व निकल के जा रही थी इधर भी, और डिस्क स्लिप हो गया। डिस्क स्लिप होने की वजह से इस नर्व पर दबाव पड़ गया। हो सकता है थोड़ी कुट भी जाए, लेकिन ये स्लिप्ड डिस्क ने क्या किया है, नर्व को डिसलोकेट किया। डिसलोकेट करने की वजह से शुरू में तो इधर दर्द होगा, फिर ये दर्द आस्ते आस्ते नीचे जाएगा, और ऐसा भी हो सकता है कि पूरी टांग फिर हिलने जुलने के काबिल ना रहे। तो इसकी वजह एक तो मैंने बताया वजन थोड़ा सा तरीके से उठाया। दूसरा कहा जाता है कि इस सियाटिका से बचने के लिए चेयर, सोफा या चारपाई पे बैठना चाहिए, टांगे लटका के बैठना बेहतर है। ये जो हम गद्दी पे बैठते हैं ये सियाटिका का एक बड़ा सबब बन सकता है। इसीलिए हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान में लोग ज़्यादातर गद्दियों पर बैठते हैं, इनको एक उम्र के बाद सियाटिका का मसला होता है। तो गद्दी पर बैठना, बहुत ज़्यादा बैठना मुनासिब नहीं है। तो हम चेयर यूज़ करें, सोफ़ा यूज़ करें या फिर कोई बेड यूज़ करें जिससे ये दबे नहीं। तो इस नर्व के दबने की वजह से शुरू में चुभने वाला दर्द होगा, फिर वो दर्द आस्ता आस्ता फैल जाएगा। इसको कहा जाता है सियाटिका। उसके बाद है एरिथ्राइटिस। अर्थराइटिस कहलाता है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द अलग से बड़ा मसला है। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर तीन बड़ी अक़साम हैं। एक है इन्फ्लेमेटरी, दूसरा है ऑस्टियोएरिथ्राइटिस, तीसरा है रियोमेटॉइड। मैं दोबारा बताता हूं, ये इन्फ्लेमेटरी और रियोमेटॉइड एक है, तीसरा है गाउट। गाउट को डिपोजिशन एरिथ्राइटिस भी कहते हैं, ऑस्टियोएरिथ्राइटिस को डिजेनरेटिव एरिथ्राइटिस भी कहते हैं, और रियोमेटॉइड को डिपोजिशन, मैंने गलत तो नहीं कहा, सॉरी, इसको ये कहते हैं इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी, दोबारा सुने, रियोमेटॉइड को आमतौर पर इन्फ्लेमेटरी एरिथ्राइटिस कहते हैं, ऑस्टियोएरिथ्राइटिस को डिजेनरेटिव एरिथ्राइटिस कहते हैं, और गाउट को आमतौर पर डिपोजिशन एरिथ्राइटिस कहते हैं। तीनों को हम अलग अलग करके देखते हैं। गाउट में ये होता है कि मसलन ये एक जॉइंट है, इसमें अंदर क्रिस्टल्स जमा होते हैं, और ये क्रिस्टल किस चीज के? यूरिक एसिड के। अगर हम प्रोटीन वाली खुराक ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, यूरिन को ज़्यादा अरसे तक रोक कर रखते हैं, तो ऐसी सूरत में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स खून के जरिए सफ़र करके इधर आके जमा हो जाते हैं। जमा होने की वजह से क्या होगा, अब आप हरकत देने की कोशिश करेंगे तो ये यूरिक एसिड तो क्रिस्टल है, चुभेंगे, ये ऊपर नीचे चुभेंगे, और इन दोनों हड्डियों में कार्टिलेज लगा हुआ है, वो छिलना शुरू हो जाएगा, तो सख्त तकलीफ होगी। ये आमतौर पर पाँव के
बिग टो जिसको कहा जाता है, बड़ा अंगूठे के जॉइंट्स में ये जमा होता है। यानी यूरिक एसिड की जमा होने की जगह छोटे जॉइंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी हड्डियों के जॉइंट्स में कम जमा होता है। तो इससे बचने के लिए क्या करें, यूरिक एसिड को कंट्रोल करें। खुराक, फिजिकल एक्टिविटी, यूज ऑफ वाटर, ये करते रहेंगे तो नहीं। दूसरा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इस केस में क्या होता है, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है। एज की वजह से, जेनेटिक कॉजेस की वजह से या मिनरल्स की कमी की वजह से ये हड्डियां घिसना शुरू हो जाती है या नरम हो जाती है। नरम हड्डी हो गई है मिनरल्स की कमी की वजह से, तो वजन बढ़ने पर क्या होगा, ये हड्डी घिसना शुरू हो जाएगी। हालांकि कार्टिलेज का कवर है, फिर भी जब घिसना शुरू हो जाएगी तो क्या होगा, अब जो जॉइंट है उसमें पेन शुरू हो जाएगा। तो इसको डिजेनरेटिव इसीलिए कहा गया है कि हड्डी नरम हो गई है मिनरल्स की कमी की वजह से। अब वो जॉइंट्स वाली नरम हड्डी पर वजन पड़ेगा, हरकत करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट फूट का शिकार हो जाएगी और पेनफुल। अब तीसरा है रेमोटॉइड। रेमोटॉइड में क्या हो रहा है, दो हड्डियों के बीच में सूजन हो गई है। फिर अगेन यहां पर वही जो कार्टिलेज का कवर था उसमें सूजन की वजह से गैप कम हो गया है। गैप कम होने की वजह से हरकत करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और दबाव बढ़ाना पड़ेगा। दबाव बढ़ाएंगे तो दर्द होगा। ये रेमोटॉइड इन्फ्लेमेटरी कहलाता है। ये सूजन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है, या किसी और वजह से भी हो सकता है। तो सूजन की वजह से, जॉइंट्स में सूजन की वजह से अगर हो तो उसको रेमोटॉइड कहते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के जरिए इसको ठीक किया जा सकता है। डिजेनरेटिव में वजह देखी जाएगी, अगर मिनरल्स की कमी है, हार्मोनल डेफिशिएंसी है या कोई और वजह है तो उस मेन वजह को दूर करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। और गाउट में यूरिक एसिड को बढ़ने नहीं दिया जाएगा तो भी ये ठीक हो गया बेटा। इसके बाद आखिरी जो टॉपिक है इसका वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का आसान तर्जुमा है सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। हड्डी का किसी भी वजह से नरम हो। अगर आपको याद हो तो हमने शुरू में हड्डी को इस तरह बताया था कि इसमें कोलेजन फाइबर्स हैं, उन कोलेजन फाइबर्स के बीच में ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोसाइट के ऊपर मिनरल्स का प्लास्टर लगा। इन मिनरल्स में से कोई भी मिनरल कम हो जाए तो हड्डी नरम हो जाएगी। यानी हड्डी में सख्ती ही मिनरल्स की वजह से, मिनरल नहीं होंगे तो हड्डी नरम हो जाएगी। इस कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस से भी हो सकता है, खुराक में मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, एजिंग की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है। जेनेटिक हो तो फिर नस्ल दर नस्ल। तो हड्डी नरम होने की वजह से क्या होगा, मामूली वजन बढ़ जाएगा या कोई चीज उठाएंगे तो हड्डी फ्रैक्चर हो जाएगी। हड्डी के टूटने के अमल को फ्रैक्चर होगा। ठीक हो गया। ऑस्टियोआर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस में ये फर्क है बेटा, कोई भी हड्डी नरम हो जाए तो उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगर जॉइंट्स पर हड्डी नरम होकर वो जॉइंट पर हड्डी नरम हो जाए तो उसको कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसकी वजह से सिर्फ जॉइंट्स पर दर्द हो।